चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है निबंध पे और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और उसका समाधान है। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में प्राकृतिक आपदाएं उसका प्रबंधन कर लिया था, तो ये 50 नंबर में हम लोगों का निबंध आना है, तो हमें इसको अच्छे से तैयार करना है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ जुड़ जाइए। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि हिंदी के 100 नंबर है, जिसमें 50 नंबर क्या है, ठीक है, हमारे निबंध के हैं। तो यहाँ से हमें 50 नंबर तो बिल्कुल ईजीली हमें निकाल लेना है। तो हमें जो है निबंध लिखना है, उसके साथ साथ उसको इफेक्टिव बनाना है, तब जाके हमें 50 में जो है अच्छे हम लोग मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना प्रदूषण का अर्थ पढ़ेंगे, उसके साथ साथ प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, प्रदूषण की समस्या तथा उससे होने वाली हानियाँ, समस्या का समाधान और उपसंहार। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले जिसमें लिख रहे हैं निबंध जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण, तो सबसे पहले पर्यावरण को हमें क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा, उसको परिभाषित करना होगा। तो परिभाषा से पहले मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या है कि हर एक चीज़ जो है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ देख सकते हैं आप लोग, जितनी भी चीज़ें हैं सब की सब क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। इसका मतलब क्या है, हम लोग जो हैं चाहे वो जीवित हों चाहे वो अजीवित हों, ठीक है, किसी न किसी चीज़ से घिरे हुए हैं। इसी आवृत्ति या इसी प्रवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी के आवरण जो बना लेता है चारों ओर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण में होता क्या, हर एक कंपोनेंट जो है दूसरे कंपोनेंट से जुड़ा रहता है, चाहे वो जीवित हो चाहे वो अजीवित हो। जैसे कि क्या हम लोग क्या छोड़ते हैं, CO2 गैस छोड़ते हैं। तो ये CO2 गैस क्या करते हैं, पेड़ पौधे जो एक्सेप्ट करके अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो उस प्रकाश संश्लेषण में वो वापस CO2 गैस को छोड़ते हैं, जिसे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। ऑक्सीजन से हम लोग क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेके हम लोग सांस लेते हैं, जिससे कि क्या हुआ है, दोनों का जीवन चक्र चल रहा है। उसी तरीके से क्या हुआ है, पेड़ पौधे, पक्षी, जीव, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं क्या हुई, हर एक जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक भी चीज़ अगर गड़बड़ होती है तो दूसरी चीज़ को अफेक्ट करती है। जैसे कि आप लोग दूसरी स्लाइड यहाँ से देख सकते हैं। तो ये यहाँ से दिख रहा है कि हर एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ पर डिपेंड है। अगर एक चीज़ का सिस्टम गड़बड़ होता है दूसरी चीज़ को गड़बड़ कर देता है। इसका मतलब क्या है, इसी आवरण को, जिससे हम घिरे हुए हैं, इसी को हम पर्यावरण का नाम दिए हैं। तो प्रस्तावना में हमें क्या लिखना है, जो हमें चारों ओर से परिवृत किए हुए है वही हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता ही हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण की समस्या प्राचीन और मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी। पहले ये सब सिस्टम नहीं था, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। आज के सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं कि आज के युग में जो है बहुत बड़ा समस्या का रूप धारण करता जा रहा है। यह वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगतियों, शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। मानव जीवन मुख्यतः स्वच्छ वायु और जल पर निर्भर करता है। तो चलिए, किंतु यदि दोनों ही चीज़ें दूषित हो जाती हैं तो मानव के अस्तित्व का ही भय पैदा होना स्वाभाविक है। अतः इससे भयंकर समस्या के कारण इसके निवारण और उपायों पर विचार करना मानव मात्र के हित में है। अगर हम लोगों ने इस पे ज़रा भी ध्यान नहीं दिया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। जैसे कि क्या हो रहा है कि पर्यावरण, जैसे क्या हो रहा है, इस प्रदूषण की वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंजेस होता जा रहा है, जिससे कि देख रहे हैं आप लोग टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इससे होगा क्या, ग्लेशियर हमारा जो मेल्ट होगा, ग्लेशियर अगर पिघलता जाएगा तो उससे क्या होगा, समुद्र के लेवल का स्तर बढ़ता जाएगा। इससे होगा क्या, जितने भी साइड वाले एरियाज़ हैं सबके सब डूब जाएंगे। साइड वाले एरियाज़ डूब जाएंगे, उनका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। उसी तरीके से एक दिन होगा क्या कि ये स्तर बढ़ता जाएगा, चारों ओर तबाही तबाही ला देगा। तो आगे देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर के से संघर्ष करना पड़ेगा। लगता है कि वह दुखद दिन आ गया। तो देखते नहीं हम लोग चारों ओर बस ध्वनि ध्वनि से क्या होता है, माइंड इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। जब इतना ज़्यादा शोर चारों ओर सुनाई देता है तो माइंड जो है पैनिक होना शुरू हो जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, प्रदूषण का अर्थ देख लेते हैं सबसे पहले। तो स्वच्छ, देखो प्रदूषण क्या है, कोई भी चीज़ अगर एक फिक्स प्रोपोर्शन में रहती है, एक निश्चित अनुपात में रहती है, तो वो क्या करते हैं कि वो उस अपने संतुलन में है। अगर उस निश्चित अनुपात से कोई भी चीज़ अधिकता में हो जाए, उसी को हम लोग प्रदूषण का नाम देते हैं। देखो CO2 का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग छोड़ते हैं वो पेड़ क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन अगर से वही कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता में हो जाएगी तो क्या करती है, सब चीज़ को प्रभावित करना शुरू कर देती है। किसी भी चीज़ की अधिकता जो है वो उसका
ठीक है, प्रदूषण होता है। तो स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया, प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है तो जीवधारियों के जीवन पर प्रकृति प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। तब यह कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। कोई भी चीज़ क्या होता है, निश्चित अनुपात से ज़्यादा होने लगे या कम होने लगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदूषण का नाम दे देते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यह प्रदूषित वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया और यह आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया। औद्योगिक और रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, वायुमंडल तथा जल प्रदूषित हो रहे हैं। होता क्या है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला रासायनिक कूड़ा कचरा सबके सब क्या किए जाते हैं, नदियों में बहा दिए जाते हैं, जो डायरेक्टली क्या होते हैं, महासागरों से मिलते जाते हैं। फाइनली वो ठीक है क्या करते हैं कि जल को प्रभावित कर देते हैं। जल प्रभावित हो रहा है, इसका मतलब क्या, जितना भी इकोसिस्टम है सब गड़बड़ हो रहा है। जैसे कि जल में उगने वाले पेड़ वगैरह, ठीक है, और उनको खाने वाली मछलियाँ, और मछलियों को खाने वाले हम। जब मछलियाँ गड़बड़ हुई, मछलियों को खाने वाले हम, तो हमारा सिस्टम गड़बड़ हुआ। इस तरीके से क्या होता है, एक चीज़ सिस्टम गड़बड़ होने से पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रदूषण के प्रकार। आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई देता है। जैसे कि वायु प्रदूषण, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो वायु जीवन का एक अनिवार्य स्रोत है, क्योंकि हम जानते हैं वायु में उपस्थित अगर कंपोनेंट्स जैसे गैसें अगर फिक्स अनुपात में रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। अगर वही अनुपात जो बढ़ने लगेगा तो हमारे लिए सांस लेने में प्रॉब्लम, बहुत सी चीज़ें जो है क्रिएट कर देती है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। अब जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों का अत्यधिक कटाव हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ती जा रही है। पेड़ उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं नहीं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा भी घटती जा रही है। जैसे कि अभी देखें आप लोग, लॉकडाउन में क्या हुआ है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी। तो एक शॉर्टेज होने से देख आप लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा लोग मरे हैं। घने जंगलों से ढके हुए पहाड़ आज हमें नंगे दिखाई पड़ते हैं। इससे ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है। वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रहा है। इसके अलावा कोयला, तेल, धातु कणों तथा कारखानों की चिमनियों के धुएं से वायु में अनेक हानिकारक गैसें भरी होती है, जो फेफड़ों के लिए अत्यंत घातक होती हैं। जैसे क्या बोलते हैं ना, आग आग वही अगर अध जली हो तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट करती, निकालना शुरू कर देती है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन के कंपेयर में इसकी बाइंडिंग इफिशियंसी जो होती है लगभग 400 गुना ज़्यादा होती है। कहीं पर ऑक्सीजन हो, वहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऑक्सीजन के कंपेयर में 400 गुना तेज़ी से हमारे जो हीमोग्लोबिन होता है उस सिस्टम से बाइंड होती है। इसका मतलब क्या हो, जब ऑक्सीजन जाएगी नहीं अंदर, बंद कौन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम, इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब जल प्रदूषण। जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता किसकी होती है, जल, जो कि हर तरीके से अशुद्ध होता जा रहा है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों का नदियों से जोड़ दिया जाता है। विभिन्न औद्योगिक घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य स्रोतों में दिन प्रतिदिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। क्या किया जाता है, जितनी भी गंदगी होती है डायरेक्टली जो है नदी में मिला दी जाती है। जैसे जानवरों को उसमें नहलाना, और जैसे क्या होता है, मनुष्यों जानवरों के मृत शरीर को जल में जो है प्रवाहित कर देना आदि से जल प्रदूषण में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं जल प्रदूषण से आगे। अब जैसे कि कानपुर है, आगरा है, मुंबई, अलीगढ़, ना जाने कितने नगरों के कल कारखानों का कचरा गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में मिला दिया जाता है, जिससे कि क्या हो रहा है, ये महासागरों तक पहुंच जाते हैं, सागरों तक पहुंच जाते हैं और ये समुद्र में मिलते हैं जाके। ध्वनि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। आज की एक नई समस्या बन गई है। वैज्ञानिक प्रगति की वजह से ये पैदा हुई। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि की ध्वनि के संतुलन क्या हो रहा है, इससे संतुलन ध्वनि का जो है बिगड़ता जा रहा है। इससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता जा रहा है। तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति मतलब सुनने की क्षमता जो है कम होती है, जिससे क्या होता है, दिल की धड़कनें बढ़ना, और दिल की धड़कनें बढ़ना मतलब क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ना। ब्लड प्रेशर बढ़ना मतलब क्या हो रहा है, शरीर के अंदर की एक्टिविटी का, ठीक है, अनियमित रूप से चलना। ये सही, इससे क्या होता है कि मानसिक तनाव, बहुत सारी बीमारियां जो है उत्पन्न कर देते हैं।
अब रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव जिसे नहीं बोलते हैं खनिज। तो रेडियो एक्टिव जैसे कि क्या कहीं पर बम विस्फोट हो रहा, किसी चीज़ का परीक्षण हो रहा, जैसे मिसाइलें बन रही उनका परीक्षण हो रहा है। तो आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इसके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार के जीव को क्षति पहुंचाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय जिसे हम लोगों को पता था, जापान का जो हिरोशिमा और नागासाकी था, जिसमें जो है 6 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को जो है अमेरिका ने क्या किया था, बम से क्या किया था, अटैक किया था, जिससे आज तक वहाँ की पीढ़ी अभी तक उभर नहीं पाई है। 6 अगस्त और 9 अगस्त की ये घटना 1945 की, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो आगे देख लेते हैं हम लोग रासायनिक प्रदूषण। कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों का जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो होता क्या, पानी के साथ बहती हुई क्या करती हैं, नदियों में मिल जाती है। जैसा मैंने बताया कि नदियों समुद्रों में जब मिलेंगी जाके, तो वहाँ क्या करेंगी, मछलियाँ जो हैं और बाकी अंदर का जो इकोसिस्टम है उस सबको प्रभावित करती हैं जाके। वो सब प्रभावित हुए तो हम लोग प्रभावित हुए। ये पदार्थ ये सब जो है ये करती हैं। आगे देखते हैं प्रदूषण की समस्या तथा उससे हानियाँ। अब देखो, हानियाँ तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, बस पढ़ के देखें यहाँ पर। निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, मीन्स ओजोन डिप्लेशन हो रही है ना, हम लोगों को पता है, क्योंकि तापमान बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ओजोन जो है ओजोन लेयर जो है वो प्रभावित होती जा रही है। धरती के तापमान में वृद्धि, वनों के विनाश तथा औद्योगिकीकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। तो हमें पता है क्या, अगर ये ओजोन लेयर ना हो तो जो अल्ट्रावायलेट रेज़ आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ जो है नस्त नाबूद कर देंगी इंसान को थोड़ी देर के अंदर। इतनी खतरनाक रेडिएशंस हैं। हमारे जो है वह पर्यावरण ही जो क्या हुआ है, इन चारों ओर को रोके है, जिसे एटमॉस्फेयर का नाम दिया गया है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। आज तकनीकी ज्ञान के बल पर मानव विकास की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है। इस होड़ में वह तकनीकी ज्ञान का ऐसा गलत उपयोग कर रहा है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए विनाश का कारण बन सकता है। युद्ध में आधुनिक तकनीकों पर आधारित मिसाइलों पर, क्षेपास्त्रों के जनधन की अपार क्षति होती है। साथ ही पर्यावरण पर भी घातक प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य में गिरावट, उत्पादन में कमी, विकास प्रक्रिया में बाधा आई है। वायु प्रदूषण गंभीर प्रतिकूल प्रभाव मनुष्यों व अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जैसे कि सिर दर्द, आंखें दुखना, खांसी, दमा, हृदय रोग आदि किसी न किसी रूप में वायु प्रदूषण से जुड़े हैं। प्रदूषित जल के सेवन से मुख्य रूप से पाचन तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न होते रहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष लाखों बच्चे दूषित जल पीने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न रोगों से मर जाते हैं। आप सोच लीजिए, ध्वनि प्रदूषण के भी गंभीर और घातक प्रभाव पड़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण के शोर के कारण शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ते जाते हैं। साथ ही श्वसन गति और नाड़ी में उतार चढ़ाव, जठरांत्र की गतिशीलता में कमी तथा रुधिर परिसंचरण व हृदय पेशी के गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है तथा प्रदूषण जन्य हानिकारक बीमारियों से पीड़ित मनुष्य समय से पहले ही मृत्यु का शिकार बन जाता है। तो इसको चलिए आगे बताएंगे। इससे पहले समस्या का समाधान देख लेते हैं। तो महान शिक्षावादों, नीति निर्माताओं ने इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दिया है। आज विश्व का प्रत्येक देश इस रोग से सजग है। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण जो है सर्वश्रेष्ठ साधन है। जो अभी हमारा COP26 हुआ है 2021 में, इसका सम्मेलन जो हुआ, इसमें भी बहुत सी चीज़ों को जो है आगे लाया गया है पर्यावरण प्रदूषण से हम बचने, ग्लोबल वार्मिंग जो है, पर्यावरण प्रदूषण, इन सब से निपटने के लिए। तो बहुत सारे प्लान भी लाए जा रहे हैं, जैसे कि 2030 तक इंडिया का क्या प्लान है कि जो जितनी भी एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं कोयले से, पानी से, तो हम लोग क्या करेंगे, लगभग 500 गीगावाट जो एनर्जी जो है हम लोग डायरेक्टली सोलर एनर्जी से प्राप्त कर लेंगे। और 2030 तक का लक्ष्य क्या रखा गया है दूसरा, कि कार्बन उत्सर्जन जो है हम लोग कितना कम कर देंगे, लगभग जो है 45 डिग्री जो है 45% से जो है उसको हम लोग कम कर देंगे। और एक और दूसरी चीज़ क्या, अभी जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें क्या रखा गया है कि उसका जो है, जो हम लोगों की ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका टेम्परेचर को जो है 1.5 डिग्री से नीचे रखने की बात की गई है। उसी के साथ साथ जो है 2070 तक अपना इंडिया का लक्ष्य क्या है कि वो ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन को जो है प्राप्त कर लेगा। तो देखो इसके लिए क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक वाहनों पे जोर दिया जा रहा है, बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने की कोशिश की जा रही है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि मानव को चाहिए कि वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। और आगे देख लेते हैं कि और क्या इसको करना चाहिए इंसानों को, कि जो है जनसंख्या पर कंट्रोल करना चाहिए। उसके साथ साथ जो है कारखाने, मशीनें लगाने की अनुमति केवल उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो धुएँ को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें।
और औद्योगिक कचरा है, इन सबको निकालने की एक समुचित व्यवस्था कर सकें। अब संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या चाहिए कि वह परमाणु परीक्षणों को नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठाए, तकनीकी ज्ञान का उपयोग खोए हुए पर्यावरण को फिर से प्राप्त करने के लिए बल देने के लिए किया जाना चाहिए। और वायु प्रदूषण से बचने के लिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार की गंदगी और कचरे को विधिवत समाप्त करके उसका के उपाय नियंत्रित किए जाने चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रण के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थ एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए। उससे जो क्या होना चाहिए, नदियों समुद्रों में मिलने से डायरेक्टली हमें रोका जाना चाहिए, उसका उपचार किया जाना चाहिए, फिर उस पानी को जो है निकालना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोग को नियंत्रित कर देना चाहिए। अब देखिए उपसंहार में हमें क्या देखना है। उपसंहार में हमें फाइनल कंक्लूजन लिखना है। तो पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हो गई है। जैसे कि बहुत सारे सम्मेलन के, जैसे कि अभी COP26 का ही सम्मेलन हुआ है। इसी में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 1.5 डिग्री से नीचे टेम्परेचर रखा जाएगा। इस पर कोशिश की गई है, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाए जाएंगे, कार्बन उत्सर्जन कम किया जाएगा। ये सब जो है आप लोग देख सकते हैं, सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ और पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है पाकिस्तान के अभी जेकोबाबाद में जो है 52, लगभग 50 से 52 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो हाईएस्ट टेम्परेचर अभी तक का है। तो चलिए उसी तरीके से हम सभी का भी उत्तरदायित्व ये है कि चारों ओर बढ़ते हुए इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत हों तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ व सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकारी स्तर पर जोर शोर से चलाया जा रहा है तथा बमों तथा वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए भी कठोर कदम उठाए गए हैं। कि मतलब अभी एक नियम ये बनाया गया है कि आगे से कोई भी वन की कटाई नहीं होगी। वनों की कटाई पे जो है सख्त रोक लगाया जाएगा। इस पे जो है सभी के भी हस्ताक्षर भी हुए हैं। तो इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इधर न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के आदेश दिए गए तथा नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था पर पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करने को अनिवार्य कर दिया गया है। यदि जनता भी अपने ढंग से इस कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग दे तो यह संकल्प ले कि जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे तो निश्चित ही हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी इसकी काली छाया से बचाने में समर्थ हो सकेंगे। तो बहुत सारे ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स रखे भी गए हैं, बहुत सारे मिशन बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे प्लान बनाए गए हैं, योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, वनों का जो है कटाव कम नहीं हो रहा है। तो अभी इस सम्मेलन में ये बात रखी गई है कि क्या होगा, आगे से जो है कोई भी वन की कटाई नहीं होगी। तो बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए आप लोगों को बस सिलेक्टेड लिखना है, ये जितना मैंने बताया सब नहीं लिखना है, आप लोगों को इसी में सिलेक्टिवली लेना है, क्योंकि आप लोग वैसे भी सब कुछ याद नहीं रहने वाला, जो खास खास याद रखना है, हमें 1000 लिमिट में भी रहना है। तो चलिए, अगर ये आप लोगों के लिए पसंद आया हो, आप लोगों को अच्छा हो, तो आप इस लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।